जय हिंद मेरे सभी प्यारे भाइयों को। और आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे 291 से आगे। जय हिंद सभी को। तो आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नई नई अपडेट्स नई नई वीडियो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुँचे। तो आज स्टार्ट करते हैं 291 से आगे वाले MCQs। तो जुड़े रहिए, आखिरी तक देखिए और अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, स्टोर कीपर को मुख्य जिम्मेदारियां निम्न में से कौन सी है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि सामग्री सही समय पर क्रय करने के लिए क्रय विभाग को मांग पत्र जारी करना ये भी काम स्टोर कीपर की जिम्मेदारियों का है। सामग्रियों की गुणवत्ता और मात्रा की जांच करना ये भी काम स्टोर कीपर की मुख्य जिम्मेदारियां है। प्राप्ति मुद्दों और सामग्री के संतुलन का उचित रिकॉर्ड बनाए रखना ये भी काम स्टोर कीपर का मुख्य जिम्मेदारी का है। तो इसका जवाब हो जाएगा चारों, उपरोक्त सभी। क्रय विभाग को सही समय पर मांग पत्र कौन जारी करता है, तो स्टोर कीपर करता है। स्टोर कीपर द्वारा मांग पत्र कहाँ जारी किया जाता है, तो परचेज डिपार्टमेंट को, क्रय विभाग को किया जाता है। स्टोर लेजर का रख रखाव इसमें किया जाता है लागत लेखा विभाग में, कॉस्ट अकाउंट डिपार्टमेंट। स्टॉक एडजस्टमेंट शीट का मुख्य उद्देश्य है फिजिकल काउंट रिकॉर्ड करने के लिए। स्टोर अकाउंटिंग में स्टॉक मूवमेंट को रिकॉर्ड करना, स्टॉक की डेबिट हानि, क्रेडिट अधिशेष, डेबिट लॉस ऑफ स्टॉक एंड क्रेडिट सरप्लस के लिए। बिन कार्ड एक दस्तावेज है जो क्वांटिटीज रिकॉर्ड करता है, केवल मात्रा रिकॉर्ड करता है बिन कार्ड। सामग्री की मात्रा जिसे एक बार में कुल धारण लागत और लागत को कम करने के लिए आदेश दिया जाता है उसे कहते हैं आर्थिक आदेश मात्रा, EOQ। डैश डैश स्तर इन्वेंट्री स्तर है जिस पर इकाई नया ऑर्डर देती है, तो ये रीऑर्डर बोलते हैं इसको, पुनर्व्यवस्थित करना। इन्वेंट्री लागत प्रवाह धारणा जहाँ सबसे हाल की खरीद की लागत बिक्री राजस्व के मुकाबले सबसे पहले मेल खाती है उसे कहते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट, LIFO। इन्वेंट्री लागत प्रवाह धारणा जहाँ हाल की खरीदी की लागत इन्वेंट्री में रहने की संभावना है, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इसका आंसर हो जाएगा, FIFO। इन्वेंट्री लागत प्रवाह धारणा जहाँ इन्वेंट्री आइटम की सबसे पुरानी लागत बैलेंस शीट पर रहने की संभावना है उसे कहेंगे LIFO। ये कुछ एग्जाम्पल है LIFO और FIFO के, तो इस पे भी आपने अच्छे से स्टडी करना है, इसमें क्वेश्चन 100% बनने वाले हैं। खाता सूची बैलेंस शीट पर एक चालू परिसंपत्ति के रूप में एक राशि पर दिखाई गई जो अक्सर हाथ में माल के डैश डैश को दर्शाती है, तो कॉस्ट को दर्शाती है, लागत को। इन्वेंट्री सिस्टम जो प्रत्येक सीरीज या बिक्री के समय संचालित रूप से इन्वेंट्री खाते को अपडेट नहीं करता है वह डैश डैश प्रणाली है, तो पीरियडिकली प्रणाली बोलेंगे इसको, सामयिक। यदि कोई कंपनी अपने द्वारा खरीदे जाने वाले माल के लिए निरंतर लागत वृद्धि का अनुभव कर रही है तो किस लागत प्रवाह धारणा के परिणाम स्वरूप कम से कम लाभ और कम से कम आय व्यय होगी, तो LIFO के अंदर, लास्ट इन फर्स्ट आउट के अंदर ये धारणा का उपयोग होगा। स्टॉक वेरिफिकेशन क्या है, तो स्टॉक वेरिफिकेशन है स्टॉक सत्यापन, स्टॉक में वस्तुओं की वास्तविक गिनती वजन और माप के द्वारा किए जाते हैं। दूसरा है लेजर बैलेंस के अनुसार स्टॉक मूल्य का समर्थन करते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, दोनों ही सही है, A और B दोनों सही। स्टॉक सत्यापन के दो तरीके कौन से होते हैं, तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। वार्षिक स्टॉक सत्यापन, सतत स्टॉक सत्यापन। एक हो जाएगा एनुअल स्टॉक वेरिफिकेशन, दूसरा हो जाएगा कंटिन्यूस स्टॉक वेरिफिकेशन। अवधित स्टॉक सत्यापन किसे जाना जाता है, वार्षिक स्टॉक सत्यापन को अवधित स्टॉक सत्यापन के रूप में जाना जाता है। वित्तीय वर्ष के करीब किस स्टॉक का लेखा परीक्षण सत्यापन करते हैं और क्यों करते हैं, वार्षिक स्टॉक सत्यापन का करते हैं और क्यों करते हैं, क्योंकि स्टॉक ऑडिट के बैलेंस शीट में शामिल करना होता है इसलिए करते हैं। भंडार गृह का संचालन कब निलंबित करते हैं, स्टॉक वेरिफिकेशन अवधि तक। वार्षिक स्टॉक सत्यापन विधि के लाभ, तो लाभ क्या क्या है, यह सरल है, सुविधाजनक है, यह संतोषजनक है। बैलेंस शीट का मूल्यांकन आसानी से किया जाता है, किसी अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता नहीं होती।
तो इसमें ए और बी सही है। अतिरिक्त कर्मचारी इसमें लगेंगे, बट यह सरल है, सुविधाजनक है, संतोषजनक है, बैलेंस शीट का मूल्यांकन आसानी से कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं वार्षिक स्टॉक सत्यापन के नुकसान क्या है। यदि गोदाम मध्यम या बड़े आकार के है तो कई दिनों तक फैलाना होगा, मतलब कई दिनों तक ये गोदाम बंद करके अपना काम फैलाते हुए करना पड़ेगा। स्टॉक वेरिफिकेशन का सत्यापन करने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता होगी, एडिशनल अपने को एम्प्लॉयज़ लगेंगे। और तीसरा है अंतिम खाते आदि में आमतौर पर देरी होती है, तो इसमें अंतिम खाते में अपने को एंट्री करने में भी आमतौर पर देरी होती है, तो इसका जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। आशा करता हूँ मेरे MCQs आपको पसंद आ रहे होंगे तो लाइक करिए, उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। आगे देख लेते हैं पीरियोडिकल स्टॉक वेरिफिकेशन किस लिए उपयुक्त है। छोटे आकार स्टोर के लिए पीरियोडिकली स्टॉक वेरिफिकेशन किसे सूट नहीं करता, मध्यम या बड़े आकार के स्टोर के लिए। जो एनुअल और पीरियोडिकली वेरिफिकेशन किस स्टोर के लिए उपयुक्त है, छोटे आकार के स्टोर के लिए। परपेचुअल स्टोर के रूप में किसे जाना जाता है, सतत स्टॉक सत्यापन को परपेचुअल के नाम से भी जाना जाता है। लगातार पूरे वर्ष कौन सा सत्यापन किया जाता है, सतत या परपेचुअल स्टोर सत्यापन पूरे वर्ष चलता है। सत्यापन कार्यक्रम किसके लिए तैयार किया जाता है, सतत स्टॉक सत्यापन का। सतत स्टॉक सत्यापन साल में कितने बार तक हो सकता है, तो इसका कोई फिक्स नहीं है कि दो बार होगा, 3 बार होगा, ये 2 से 5-6 बार तक हो सकता है। किस सत्यापन का कार्यक्रम गोपनीय रखा जाता है, 2 से 5 बार तय किया गया सतत या परपेचुअल स्टॉक का कार्यक्रम गोपनीय रखा जाता है। तो सतत इज इक्वल टू आपको ध्यान में रखना है परपेचुअल, वार्षिक इज इक्वल टू अवधित या पीरियोडिकली, ठीक है। आगे देखते हैं सतत स्टॉक सत्यापन विधि के लाभ। अब लाभ क्या क्या है, पहला है स्टोर हाउस के संचालक को बंद करने की आवश्यकता नहीं। दूसरा है अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता नहीं, त्रुटि का पता तुरंत लगता है। स्थायी कर्मचारियों को वर्षभर सत्यापन का कार्य सौंपा जाता है, तो इसका जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी सही है स्टेटमेंट। सतत स्टॉक सत्यापन विधि किसके लिए लाभप्रद और प्रभावी होती है, बड़े और मध्यम स्टोर के लिए लाभप्रद होती है। सतत स्टॉक सत्यापन विधि किसके लिए महंगा तरीका साबित हो सकता है, तो छोटे स्टोर के लिए यह महंगा तरीका साबित हो सकता है। कौन से स्टॉक सत्यापन में अधिक कर्मचारियों या अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता है, एनुअल स्टॉक वेरिफिकेशन में, वार्षिक स्टॉक वेरिफिकेशन में। स्टॉक सत्यापन में कौन से सत्यापन की त्रुटि में सुधार किया जा सकता है, तो सतत स्टॉक सत्यापन में तुरंत फाइंड आउट होता है त्रुटि, तो उसका हम तुरंत सुधार कर सकते हैं। लेज़र किसे कहते हैं, लेज़र एक रजिस्टर है जिसमें स्टॉक आइटम की प्राप्ति और निर्गमों का रिकॉर्ड रखा जाता है। स्टॉक लेज़र किसके पास रखा जाता है, संबंधित विभाग के स्टोर कीपर के पास स्टॉक लेज़र रखा जाता है। आगे देखते हैं स्टोर कीपर का अनिवार्य कार्य क्या है, स्टोर में सामान का रिकॉर्ड रखना यह कार्य है। किसकी मदद से आप स्टोर के आइटम का पता आसानी में लगा सकते हैं, केवल स्टॉक लेज़र को देखकर आप आसानी से स्टोर आइटम का पता लगा सकते हैं। स्टॉक लेज़र के प्रकार कितने होते हैं, तो 2 प्रकार होते हैं इसके, डेड स्टॉक लेज़र, एक्सपेंडेबल स्टॉक लेज़र। डेड स्टॉक लेज़र क्या होता है, डेड स्टॉक लेज़र यह एक रजिस्टर है जो उन वस्तुओं के लिए होता है जो स्थायी है और उपभोग योग्य नहीं है। उन वस्तुओं को स्टोर कीपर द्वारा जारी नहीं किया जा सकता। एक्सपेंडेबल लेज़र क्या होता है, उपभोग योग्य वस्तुओं का रिकॉर्ड रखने के लिए और खरीद गई वस्तुओं को जारी करने के लिए एक रजिस्टर है। कौन सा स्टॉक लेज़र व्यवसाय के स्टॉक आइटम की मात्रा का अंदाज़ा लगाने में मदद करता है, तो एक्सपेंडेबल स्टॉक लेज़र मात्रा का अंदाज़ा लगाने में मदद करता है। अतिरिक्त स्टॉक की और सामग्री की आवश्यकता का पता किससे लगा सकते हैं, स्टॉक लेज़र की मदद से हम अतिरिक्त सामग्री की आवश्यकता की पता लगा सकते हैं। स्टॉक लेज़र उपलब्ध स्टॉक सामग्री के अंतिम मूल्य की गणना के लिए डैश डैश और डैश डैश की सहायता करता है, लेखांकन और लेखा परीक्षक कर्मचारियों की सहायता करता है। चार्ज लेज़र पर आइटम लेते समय डैश डैश का उल्लेख किया जाता है, सावधानियों का उल्लेख करना पड़ता है। जब भी कोई नई वस्तु खरीदी जाती है तो उसे
किससे लिया जाता है? रसीद वाउचर से हमको लेना पड़ती है नई वस्तु। रसीद वाउचर में क्या क्या विवरण होते हैं? तो इसमें पहला है आइटम कहाँ से प्राप्त हुए, किसके द्वारा खरीदे गए। दूसरा है खरीद की तारीख और वस्तुओं की मात्रा, वस्तुओं की कीमत। तीसरा है वाउचर में तारीख और उचित संख्या का विवरण। तो ये सभी स्टेटमेंट बराबर है, इसलिए उपरोक्त सभी इसका जवाब हो जाएगा। रसीद वाउचर पर प्राप्त वस्तुओं का रिकॉर्ड रखने के बाद अगला कदम क्या होगा? स्टॉक लेजर में आइटम लेना है और इंडेक्स बनाना है। आगे है नया लेज़र शुरू करने के लिए क्या करना होगा? तो इसमें ऑप्शन है स्टॉक लेज़र में आइटम लेना है, पेज को नंबरिंग करके सर्टिफिकेट लगाना है, उन नंबरिंग पर वस्तुओं का विवरण करना है और हर पेज को इंडेक्स में जोड़कर प्रत्येक आइटम को अलग अलग पृष्ठों पर दर्ज करना है। तो इसका जवाब भी हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि सभी स्टेटमेंट बराबर है। लेज़र में एंट्री होने के बाद आखिरी कॉलम में स्टोर कीपर को क्या करना चाहिए? तो हस्ताक्षर हो गए आखिरी में। लेज़र एंट्री में क्या क्या एंट्री करनी चाहिए? तो इसमें ऑप्शन है डेड स्टॉक के लिए अलग कॉलम में एंट्री करें, सेवा योग्य वस्तुओं के कॉलम में प्राप्त वस्तुएं दर्ज करें और उनकी मात्रा का उल्लेख करें, पहले कॉलम में वाउचर नंबर और तारीख डालें और आखिरी कॉलम में स्टोर कीपर की सिग्नेचर करें, हस्ताक्षर करें। तो ये सभी स्टेटमेंट बराबर है, तो इसका भी जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी सही है। डेड स्टॉक लेज़र में वस्तु अनुयोग्य है या मरम्मत योग्य है, यह कौन ठहराता है? विभाग के प्रमुख द्वारा गठित समिति। मदों का निर्गमन क्या होता है? एश्योरेंस ऑफ आइटम। तो इसका जवाब हो जाएगा विभाग प्रमुख द्वारा गठित समिति ठहराती है वस्तुओं को मरम्मत योग्य है या अनुपयोगी है, और यह समिति की सिफारिश के अनुसार वस्तुओं का उचित प्रविष्ट करना चाहिए। विस्तारणीय मदों के समिति की आवश्यकता होती है या नहीं? एक्सपांडेबल आइटम्स। विस्तारणीय मदों में समिति की कोई आवश्यकता नहीं। जारी वस्तु करने के बाद उसके साथ स्टोर कीपर को क्या देना होगा? इशू वाउचर अनिवार्य है और एक प्रमाण पत्र देना चाहिए। तो ऐसे थे कुछ हमारे 350 के लगभग हो चुके हैं। ये खुद मैं तैयार कर रहा हूँ MCQs। अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और जल्दी ही हम लाइव सेशन भी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी 20-30 कम पड़ रहे हैं अभी भी। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये 1000 का आंकड़ा जब पार हो जाएगा तो लाइव सेशन हमको और भी मज़ा आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।